स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप पे। ये है एसएससी जीडी स्पेशल ऑनलाइन फ्री क्रैश कोर्स का क्लास नंबर 20, जिसमें कि हम लाए हैं जीके का मॉक टेस्ट। यदि आपने पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या मेहरगढ़। क्या होगा सही उत्तर? कमेंट कीजिए ए, बी, सी और डी। तो कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो मिला है कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल था। यह है कहां पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह स्थल है। यहीं से मिला है किसका? कपास के प्रमाण का साक्ष्य मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? कमेंट करें आप लोग अपने आंसर ए, बी, सी और डी। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था? तराइन का प्रथम युद्ध, मुल्तान पर आक्रमण, भटिंडा पर आक्रमण या तराइन का द्वितीय युद्ध? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था यह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है मोहम्मद गोरी के समय का, क्योंकि इसके बाद ही भारत में मुस्लिम आधिपत्य स्थापित हुआ, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसी के युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। कब हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी? क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी और डी। सिविल सेवा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो यह सूत्रपात किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। वैसे फाउंडेशन तो वारेन हेस्टिंग्स ने ही रखी थी, लेकिन इसके आधुनिकीकरण किया गया और रिफॉर्म किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? भारत में सिविल सेवा का जनक या फिर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। हु इज दिस? दिस इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच की स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मध्य सीमा, समताप सीमा, क्षोभ सीमा या फिर बाह्य सीमा। कमेंट कीजिए आंसर्स ए, बी, सी और डी। क्या होगा सही उत्तर इसका? सारे बच्चे बताएं। तो क्षोभ मंडल व समताप मंडल के बीच की जो सीमा होती है वो कहलाती है क्षोभ सीमा। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल। इस दोनों के बीच जो सीमा है तो ये क्या है? क्षोभ सीमा है। ये जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पे, एवरेज ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ध्रुव पे है ये 9 किलोमीटर और विश्वतरिका पे, विश्वतरिका के क्षेत्र में इसे माना जाता है कितना? विश्वतरिका पे इसे मानते हैं 17 किलोमीटर। किसे? ये 9 किलोमीटर 17 किलोमीटर क्या है? ये है जो क्षोभ सीमा है, इसकी ऊंचाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है इनमें से? एक नवीन पर्वत, एक भ्रंश कगार, एक मोड़दार पर्वत या एक ज्वालामुखी पर्वत? कमेंट कीजिए आप अपने आंसर ए, बी, सी या डी। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट है बच्चे एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है और इसी का दूसरा नाम है क्या? सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री इसी का दूसरा नाम है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, जावर खाने निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जावर माइंस किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता, टंगस्टन, बॉक्साइट या लोहा? तो ये जावर खाने कहां पे स्थित हैं? ये उदयपुर जिले में स्थित हैं, उदयपुर के पास ही स्थित हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो जावर खाने प्रसिद्ध हैं जस्ता के लिए, जिंक के लिए। जिंक के लिए ये फेमस है। जिंक और सीसा का जो रिजर्व ग्रेड यहां पे पाया जाता है, 5.1% रिजर्व ग्रेड यहां पे पाया जाता है। ऑप्शन हुआ हमारा उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसका संबंध संघीय बजट से है? किसका संबंध संघ के बजट से है? स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव, इनमें से किसका संबंध है संघीय बजट से? तो बताएं क्या होगा सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। कट मोशन कब लाया जाता है? कट मोशन कब लाया जाता है? तो अपोज डिमांड इन द फाइनेंशियल बिल, जो वित्त विधेयक होते हैं उस पे उसके डिमांड को अपोज करने के लिए कटौती प्रस्ताव या कट मोशन लाया जाता है विपक्ष के द्वारा जनरली। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब निम्न में से किस नेता का संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ से नहीं है? अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से किसका संबंध नहीं है? जोसेफ ब्रोज टीटो, जवाहरलाल नेहरू, यासिर अराफात या गमाल अब्दुल नासिर। तो कौन है जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में नहीं थे? नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम मूवमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कौन है इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यासिर अराफात। बाकी ये तीनों प्रारंभ से ही थे। जोसेफ ब्रोज टीटो कहां के थे? ये थे यूगोस्लाविया के नेता, यूगोस्लाविया। और जवाहरलाल नेहरू तो भारतवर्ष के थे, और गमाल अब्दुल नासिर ये मिस्र के थे। तो और कहां पे हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ? 1961 ईस्वी में हुआ था। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? आर वेंकटरमन, नीलम संजीवा रेड्डी, एपीजे अब्दुल कलाम या प्रणब मुखर्जी? कमेंट योर आंसर्स ए, बी, सी और डी। क्या होगा इसका सही उत्तर? माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, सारे बच्चे कमेंट करें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन ने ये पुस्तक लिखी थी 1995 ईस्वी में। और वो कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे आर वेंकटरमन? कमेंट कीजिए, कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे आर वेंकटरमन? तो आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति रहे थे 1987 से लेके 1992 ईस्वी तक। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बैंक के किसी ग्राहक को उसके चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं? बैंक के खाते में जितनी राशि है उससे ज्यादा का चेक जो प्रेजेंट कर सकता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल लोन, नॉर्मल लोन, हुंडी या ओवरड्राफ्ट? क्या कहते हैं? एबीसी या डी बताइए। तो इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ओडी फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। ओडी स्टैंड्स फॉर ओवरड्राफ्ट, ओडी फैसिलिटी ये कहलाती है। ओके, देखें अब अगला क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या प्रति माइक्रोलीटर कितनी होती है? आरबीसी की सामान्य संख्या प्रति माइक्रोलीटर कितनी होती है वयस्क पुरुष में, ये बताने हैं आपको। ऑप्शन है 6.5 मिलियन, 3 मिलियन, 5.1 मिलियन या 4.2 मिलियन। कमेंट कीजिए आप अपने आंसर। और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? एबीसीआईडी बताइए फटाफट। तो आरबीसी की सामान्य संख्या जो होती है वो होती है वयस्क मनुष्य में 4.7 मिलियन से लेके 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर। 4.7 मिलियन से 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रक्तदाब का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और अग्न्याशय पैंक्रियाज। क्या करता है? कौन सा करता है रक्तदाब का नियंत्रण, ये बताने हैं आपको। तो रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है वो है एड्रिनल ग्लैंड। यहां से कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होता है। कॉर्टिसोल जो कि क्या है? ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। और एड्रिनल ग्लैंड को नियंत्रित कौन सी ग्लैंड करती है? मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एड्रिनल ग्लैंड को भी नियंत्रित करती है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? वो कौन सी गैस है जो कि न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? कमेंट योर आंसर्स ए, बी, सी और डी। और इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ओके, देखें अगला क्वेश्चन। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच निम्न में से कौन कड़ी का कार्य करता है? मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल के बीच कौन कड़ी का कार्य करता है? महाधिवक्ता, प्रधानमंत्री, सचिव या मुख्यमंत्री? बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका?
मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कौन कड़ी का कार्य करता है? तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री, क्योंकि यहां पे राज्य की बात हो रही है, राज्य विधानसभा की, राज्य के विषय में बात हो रही है, और राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का हेड होता है मुख्यमंत्री, और वही सारे निर्णय राज्यपाल तक भेजते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? किस नगर को विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है? विनिपेग, साओ पालो, अल्बर्टा या सेंट लुई? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो वो शहर जिसे कि विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है वो है कौन सा? विनिपेग। विनिपेग कहां पे? विनिपेग है कनाडा में विनिपेग है। कनाडा के मैनिटोबा की राजधानी है विनिपेग। मैनिटोबा एक प्रोविंस है, उसकी राजधानी है विनिपेग, और इसे ही जाना जाता है विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताने हैं आपको। ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कीजिए ए, बी, सी और डी। एक तरफ है झील के नाम और दूसरी तरफ क्या है? राज्यों के नाम। बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कोलेरू। कोलेरू झील कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट कहां पे है? पुलिकट का 96% भाग आंध्र प्रदेश में है और 3% तमिलनाडु में है। ये दोनों राज्य में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में। ओके, पुलिकट। जबकि कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड तो केरल में है और चिल्का ओडिशा में है। देखिए अगला क्वेश्चन। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए मशहूर है? कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए मशहूर है? फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स कौन सा है मशहूर? बताइए। चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या पेरियार? कमेंट योर आंसर्स ए, बी, सी और डी। तो वो अभयारण्य जो कि जंगली हाथियों के लिए मशहूर है वो है पेरियार। पेरियार अभयारण्य कहां पे स्थित है? यह है केरल के कोट्टायम में। केरल के कोट्टायम में स्थित है पेरियार अभयारण्य, और ये हाथियों का रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व दोनों ही है। एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या से कितने से अधिक नहीं हो सकती है? विधान परिषद की सदस्य संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से कितने से अधिक नहीं हो सकती है? ऑप्शन है 2/3, 1/3, 1/4 या 3/4। कमेंट करें आंसर ए, बी, सी और डी। तो राज्य विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात यदि राज्य विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो विधान परिषद में मैक्सिमम 100 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। जो भी छोटे राज्य हैं जहां पे कम सीटें हैं विधानसभा की, वहां पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 तक हो सकती है। ओके, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां स्थित है? पीसा का झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो ये पीसा कहां पे स्थित है? फ्रांस, स्पेन, इटली या ऑस्ट्रिया? कमेंट कीजिए आंसर ए, बी, सी और डी। तो सब तो इसका सही उत्तर देंगे ही। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इटली। इटली की पीसा की झुकी हुई मीनार। ये पीसा कैथेड्रल है, वहां पे उसके ठीक पीछे स्थित है पीसा की झुकी हुई मीनार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वित्तीय सुधारों पर 1991 में गठित नरसिंघम समिति ने सिफारिश स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम, अधिक्रम मतलब टीयर, बैंकिंग संरचना का 3 स्तरीय अधिक्रम, बैंकिंग संरचना का 2 स्तरीय अधिक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए आंसर ए, बी, सी और डी। तो जो नरसिम्हम कमेटी गठित थी, इसने अपनी सिफारिश में कहा था कि बैंकिंग संरचना का 3 स्तरीय अधिक्रम स्थापित किया जाए। 3 बड़े बैंक बनाए जाए जो कि अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी रखते हों, अर्थात इंटरनेशनल प्रेजेंस के साथ 3 बड़े बैंक बनाए जाए। 8-10 मीडियम साइज के बैंक बनाए जाएं जो कि नेशनल लेवल के बैंक हो, नेशनल बैंक हो, राष्ट्रीय बैंक हो, और बहुत सारे रीजनल और लोकल बैंक्स का गठन किया जाए। ये सुझाव थे नरसिम्हम कमेटी की, जो कि 1991 में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? 3D फिल्म जब देखते हैं उसमें एक विशेष चश्मा दिया जाता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है? कमेंट में बताइए। 3D फिल्म देखा है आप लोगों ने?
तो उसमें एक विशेष चश्मा दिया जाता है, तो उसमें कौन सा लेंस होता है? कमेंट कीजिए किसने किसने देखा है। तो यहाँ जो चश्मे में जो लेंस प्रयुक्त होता है वो होता है पोलरॉइड लेंस। पोलरॉइड लेंस प्रयुक्त होता है जिससे कि डिस्टॉर्शन फ्री विजन मिले, यानी कि जो विजन हो वो क्लियर मिले, उसमें कोई अवरोध ना हो, इस प्रकार के विजन दिखाई दे, इसलिए पोलरॉइड लेंस का प्रयोग किया जाता है इस चश्मे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन ई मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है विटामिन ई? कमेंट कीजिए आप अपने आंसर ए, बी, सी और डी। विटामिन ई के बारे में पूछा गया है, तो यहां जो सही उत्तर होगा वो है विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में भूमिका निभाता है, इसीलिए लिंग ग्रंथि के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हुआ सही उत्तर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बताइए? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अब, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? ए, बी, सी और डी। लिथियम, सोडियम, कैडमियम और पोटेशियम। कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैडमियम। कैडमियम हाइड्रोजन नहीं बनाती है। बाकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, HTTP सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? HTTP सर्वर का मुख्य कार्य इंटरनेट को कनेक्ट करना, डाटा को फिल्टर करना, नेटवर्क की फाइल को ट्रांसफर करना या फिर ईमेल को ट्रांसफर करना। बताइए। HTTP का फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका मुख्य कार्य क्या है बताएं? इसका मुख्य कार्य है इंटरनेट को कनेक्ट करना, सर्वर व लोकल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना क्या है? HTTP का मुख्य कार्य है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सैटनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखी? द सैटनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति रॉय, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी या विक्रम सेठ? सैटनिक वर्सेस बता दीजिए फटाफट, ए, बी, सी और डी। तो सैटनिक वर्सेस पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? विक्रम सेठ के द्वारा? नो, विक्रम सेठ के द्वारा नहीं लिखी गई, ये लिखी गई है सलमान रश्दी के द्वारा। किसने लिखी? सलमान रश्दी ने लिखी। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास द सैटनिक वर्सेस भी है। तो ये थे आज के मॉक टेस्ट के 25 प्रश्न, और आज ये हमारा 20वां मॉक टेस्ट था GD एग्जाम्स का। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करने के बाद इसे अपने ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ डेली चल रही है SSC GD के मॉक टेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।